अब जहां तक बात है कि इंडी अलायंस और जो मुद्दे रखे हैं आदरणीय चरण सिंह सप्रा जी ने, मुद्दे की बात है कि भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संसदीय परंपरा, लोकतांत्रिक परंपराओं का स्वर्ण काल है। अब 143 सांसद अगर जो है लोकतंत्र के मंदिर में अभद्रता करेंगे, अशालीन व्यवहार करेंगे, जो सर्वदलीय बैठक में तय हुआ था कि आप तख्तियां जो है सदन के भीतर नहीं ला सकते, आप तख्तियां लेकर आएंगे, आप वेल में कूदेंगे, आप अध्यक्ष या सभापति के आसन के पास आ जाएंगे, तो स्वाभाविक तौर पर आप पर कार्रवाई होगी। और एक कार्रवाई कोई पहली बार नहीं हुई है। दीपक जी, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, लंबे समय तक आपने संसदीय कार्रवाइयों की रिपोर्टिंग की है। कभी भी कोई वेल में आता था तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती रही है, कोई तख्ती दिखाता उसके खिलाफ कार्रवाई होती रही है, कोई संसद में संसदीय मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो उसका निलंबन होता रहा है। तो ये लोकतंत्र की परंपरा का अनुकरण है और ये 1952 से लेकर 2014 तक भी इसी तरह संसदीय परंपरा का अनुकरण होता था। अब जिन्होंने लोकतंत्र को ठोकतंत्र बनाना जो है तय किया है, वो ठोकतंत्र बनाने का कोई भी प्रयास कर ले, हम लोकतंत्र को साबुत रखेंगे, लोकतंत्र का स्वर्ण काल जो है बरकरार रखेंगे। ठीक है, कुलदीप कुमार जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ेंगे पंजाब में? देखिए दीपक भाई, वो तो जो भी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में तय होगा, जो भी पार्टी के लीडर्स तय करेंगे, निश्चित रूप से उस पर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी, गठबंधन आगे बढ़ेगा। और गठबंधन तो आज इतनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रेम शुक्ला जी की जो बौखलाहट है वो दिखाई चैनल पे भी दे रही है और वह संसद में भी दिखाई दे रही है। पंजाब में सीटें देंगे, इनको नहीं देंगे, मैंने तो बता दिया ना, जो यूनिट कह रही है पंजाब की कि नहीं देना, एक भी सीट नहीं देना। जो भी देखिए नहीं, देखिए मैंने क्या कहा, जब हम एक गठबंधन में होते हैं, उस गठबंधन की मर्यादाएं होती हैं, वहां बातचीत होती है, वहां डिस्कस होता है। जो डिस्कस होगा, जिसको जितनी जब सीटों का बंटवारा होगा तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को जो सीटें मिलेंगी, देनी होंगी, वो दी जाएंगी। उस मीटिंग में तय होगा। यहां मैं बैठ के थोड़ी तय करता हूं उनको सीटें दी जाएंगी, वहां बैठ के मीटिंग में तय होगा और वो मीटिंग का एजेंडा है, उसमें चर्चा होती है। लेकिन आज चर्चा का विषय ये नहीं है। आज चर्चा का विषय यह है कि कैसे इस देश के लोकतंत्र के इतिहास के अंदर पहली बार संसद के अंदर 141 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, केवल इसलिए कि वो मोदी जी की मन की बात नहीं कर रहे थे। वो बात कर रहे थे जनता की, वो बात कर रहे थे संसद सुरक्षा की। अगर वो मोदी जी के मन की बात करते तो वो संसद के अंदर होते, लेकिन उन्होंने जनता की बात करी, बेरोजगारी की बात करी, महंगाई की बात करी, देश के संविधान को बचाने की बात करी, लोकतंत्र को बचाने की बात करी, इसलिए वो संसद के बाहर है। लेकिन देश देख रहा है कि इनसे पहले जो है तख्ते नशी था ना, उसे भी खुदा होने पर अपना इतना यकीन था। तो देश की जनता सब जान रही है, जनता है ये सब जानती है, निश्चित रूप से इनसे अपना बदला लेगी। दीपक जी, 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी बौखलाई हुई है। इंडिया गठबंधन से बहुत मजबूती के साथ ये गठबंधन आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से देश के लोगों की उम्मीदें इनके साथ हैं। ऐसे लीडर्स इस गठबंधन के अंदर हैं जिनके पास अपने अपने राज्य के अंदर अपना अपना वोट बैंक है, अपना अपना वर्चस्व है, और जब वो सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से भाजपा का पतन होना तय है। ठीक है, अब माधव आनंद जी आपके पास, आप एनडीए के सहयोगी हैं। अब मुझे ये बताइए कि नीतीश कुमार जी क्या हो गया, नाराज क्यों हो गया, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बैठे? कुछ अंदर की खबर बताइए। फिर चाय समोसे वाली बात तो उनके सांसद बता ही चुके हैं। देखिए, मेरे चाचा की हालत तो विचित्र है दीपक भाई। चाचा की क्या स्थिति है, और हम लोग बहुत चिंतित हैं चाचा के स्वास्थ्य को लेकर कि इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री का अगर दिमागी हालात ठीक नहीं हो, यानी एक मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, मुख्यमंत्री को क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, वो हमेशा ध्यान में रखा जाता है। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी की हालत तो अत्यंत दयनीय है और उनके स्वास्थ्य जो है सो जल्दी से जल्दी सुधार हो। और मैं तो प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूंगा कि अगर बिहार सरकार अपने खर्चे पे इलाज नहीं करवा पा रही है तो केंद्र सरकार को भी कहीं न कहीं जो हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं इंडी अलायंस पे। इंडी अलायंस का न वर्तमान है न भविष्य है। जिस अलायंस का मकसद सिर्फ एक हो कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हटाओ और सिर्फ इसी मकसद में लगे रहे, न कोई विजन डॉक्यूमेंट जनता के सामने पेश कर पाए, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत की जनता कैसे उनको एक्सेप्ट करेगी। जहां इनकी नजर प्रधानमंत्री के कुर्सी पे है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नजर पूरे भारतवासियों पे है। तो इनकी नजर प्रधानमंत्री के कुर्सी पे और प्रधानमंत्री जी की नजर भारतवासियों पे कि भारतवासियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं और जो बेस्ट हो सकता है वो प्रधानमंत्री जी जैसे दे रहे हैं। तो इस गठबंधन का कुछ नहीं होने वाला है, न भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान है, कुछ भी नहीं। और इतनी सारी इसमें असमानताएं हैं, इतने सारा विरोधाभास है कि देखिए
लोकसभा चुनाव से पहले ही पूरी तरह खंडित विखंडित तितर बितर हो जाएगा, ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगा, कोई अस्तित्व नहीं होगा। आप किसी भी स्टेट का उदाहरण ले लीजिए, चाहे यूपी का हो चाहे बिहार का हो, जितनी रीजनल पार्टियां हैं सब चाहती है कि फ्रंट सीट पे मैं बैठूं, ड्राइविंग सीट पे मैं बैठूं और कांग्रेस जैसे पीछे बैठे। और कांग्रेस का एक मकसद है राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठावे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं इस गठबंधन का कुछ नहीं होने जा रहा है, इस गठबंधन का कोई माई बाप नहीं है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं पटेल साहब के, घनश्याम तिवारी जी को बात। घनश्याम तिवारी जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि बसपा को भी ले आइए, तो आप चाहते हैं बसपा आए गठबंधन में? नमस्कार दीपक जी, आपको, को पैनलिस्ट को और दर्शकों को। 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, जो आज देश के लोकतंत्र में काला अध्याय है, आपके दर्शकों से कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को एक पुष्ट लोकतंत्र मिले तो अपने बच्चों को बताइए कि देश के लोकतंत्र में ऐसा काला अध्याय है कि लगभग 150 सांसदों को बाहर करके सरकार महत्वपूर्ण कानून बना रही है, जिसमें कहीं 3 विपक्षी सांसद बोल रहे हैं, 4 विपक्षी सांसद बोल रहे हैं। लोकतंत्र आईसीयू में है। ऐसे में ये चटपटी चर्चाएं हो सकती हैं कि कौन नाराज है, नहीं है, सूत्र ने क्या बोला, नहीं बोला। जैसे दीपक जी इतने बड़े जर्नलिस्ट होते हुए भी 10 बार बोले हैं कि सुनील कुमार पिंटू ने ये कहा, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि 20 साल तक सुनील कुमार पिंटू भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, वहां पे सरकार में मंत्री भी रहे, अभी कुछ समय जेडीयू के सांसद हैं और आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये चटपटी खबर है। ये न्यूज को इस तरीके से ढाला जाता है कि आप असली बात न जान पाए। असली बात क्या है? एक विपक्षी गठबंधन एक साथ आया है जिसका नाम है इंडिया गठबंधन, जो चाहता है कि देश के युवाओं के पास रोजगार हो, ताकि ऐसी अराजक स्थिति ना आए कि गृह मंत्री को कायरता से अपना चेहरा छुपाना पड़े और देश के कुछ गुमराह युवा संसद में इस तरीके से हमला करें और सरकार उस पर चुप रहे। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। पहली बार मैं सोच भी नहीं सकता कि इस देश में पढ़े लिखे युवाओं की यह हालत हो गई है कि बेरोजगारी पर सरकार जिम्मेदारी ले, उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा। देश में हालात ऐसे हैं कि जो सांसद संसद में नहीं है उनका भी निलंबन हो जाता है और सरकार बेशर्मी से सफाई दे रही होती है। अंतिम बात कहूंगा कि देश में हालात ऐसे हैं, पूरे डेमोक्रेसी की मिमिक्री हो रही है, लेकिन एक वीडियो को इस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है कि वो डेमोक्रेसी से बड़ा हो गया है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं प्रेम शुक्ला जी के बाद। प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने कह दिया कि एक वीडियो डेमोक्रेसी से बड़ा हो गया है। घनश्याम तिवारी जी ने देखो, 2 कायरता और बेशर्म जैसे शब्दों का प्रयोग किया। अब अगर मैं किसी तरह का जो है अगर कठोर शब्दों का प्रयोग करूं तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए कि इनकी दशा ये है कि ये आपने इनसे प्रश्न क्या पूछा कि बसपा के साथ समझौता होगा कि नहीं। आए बाएं साएं सब बक के गए ये, लेकिन मुद्दे पर नहीं आए। कारण कि इनके पास कोई उत्तर नहीं है। जिसके पास कोई उत्तर नहीं होता, तथ्य नहीं होता, वो यहां वहां की बातें करता है। अब जो है लोकतंत्र का जो मंदिर है, उस मंदिर में अगर कोई अराजकता करेगा तो उस अराजकता के खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। 1991 से लेकर 2013 तक एनएसएसओ का आंकड़ा है, उसमें जो है 6.1 करोड़ रोजगार का सृजन हुआ, जिसमें जो है 3 साल खुद जो है समाजवादी पार्टी उस सरकार में शामिल थी 96 से 98 2 वर्षों तक उस, और 16 साल का पूरा शासनकाल जो है इंडी अलायंस के घटक दलों का था। अभी इस बार एसबीआई का आंकड़ा है 4.82 करोड़ लोगों को 2020 से 2023 के बीच में ईपीएफओ में रजिस्टर हुए, यानी नए रोजगार सृजित हुए हैं। 21% 41 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिला है, उसमें 21% नए लोगों को मिला है, यानी 8 करोड़ रोजगार का सृजन हुआ। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम दूसरे क्रमांक पे चले गए हैं। 50 करोड़ लोगों को जो है हेल्थ का कवर हमने दे दिया है। हम हर दिन सड़कों के निर्माण में आगे बढ़ रहे हैं। एयरपोर्ट जितना 70 साल में बना, उतने एयरपोर्ट आज हमारे बने हैं। आप शौचालयों की संख्या देख लीजिए, हर घर नल से जल की संख्या देख लीजिए, 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ मकान देख लीजिए। तो रोजगार का सृजन जो आदरणीय मोदी जी ने 2014 में कहा था, उससे बेहतर हुआ है। लेकिन जो बेरोजगारों के नाम पर अफजल गुरु का समर्थन करते रहे हो, ऐसे तत्व तो आज भी जो है अराजक भेदियों के समर्थन में किस तरह से बेशर्मी से खड़े हैं, उनकी लोकतंत्र के प्रति कैसी जो है कायराना वृत्ति है, इसका प्रमाण है।